दोस्तों, मटर की खेती के बारे में दो ऐसे मूल मंत्र बताऊंगा आज के इस वीडियो में आपको, जिसके बाद में आप मटर की खेती से काफी जबरदस्त उत्पादन ले सकते हैं और काफी जबरदस्त मुनाफा मटर की खेती से लिया जा सकता है। अगर आप 1 बीघा में भी मटर की खेती करते हैं ना, तो लगभग 1 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट मटर की खेती से ले सकते हैं। इतना उत्पादन मटर की फसल से लिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जो दो मूल मंत्र यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, उन्हीं जानकारियों के अभाव के कारण काफी किसान भाई मटर की फसल में फेल हो जाते हैं। मटर की बुआई सही समय पे भी कर देते हैं, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन भी कर लेते हैं और खाद उर्वरक और बेसल डोज भी काफी अच्छी मात्रा में डाल देते हैं, बावजूद इसके भी मटर की फसल में वो फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, मटर की खेती के बारे में कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं और साथ ही आपको दो ऐसे मूल मंत्र भी बताऊंगा जिनमें छुपा है मटर की खेती से सबसे ज्यादा उत्पादन लेने का राज। इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे मटर की खेती आपको कौन कौन से समय पे करनी चाहिए, यानी कि इसकी खेती करने का सही समय कौन सा है जिससे आपको इसकी खेती से सबसे ज्यादा मंडी भाव मिल सके। तो देखिए, वैसे तो इसकी खेती जो है अगस्त के आखिरी सप्ताह से लेकर और नवंबर माह तक की जा सकती है। अगस्त के आखिरी सप्ताह तक वहां पर इसकी खेती की जाती है जहां पर टेम्परेचर नॉर्मल हो जाते हैं, 30-32 डिग्री तक जहां पर टेम्परेचर आ जाते हैं, उन एरिया में अगस्त के आखिरी सप्ताह में भी लगाया जाता है। लेकिन ज़्यादातर इलाकों में इसकी जो खेती होती है वो सितंबर के मध्य तक अगर आप इसकी बुआई कर लेते हैं तो आपकी मटर की बुआई जो है वो काफ़ी अगेती हो जाती है और आपको इसके जो मंडी भाव है वो सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और उसके बाद में अक्टूबर माह में भी काफ़ी मटर लगाया जाता है और नवंबर माह में भी मटर की खेती की जा सकती है। हालांकि नवंबर में भी अगर आप मटर की बुआई करेंगे तब भी आपको इसके मंडी भाव सबसे ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि नवंबर वाला मटर जब मार्केट में आएगा तब सितंबर और अगस्त में लगाया गया मटर की हार्वेस्टिंग काफी कम हो जाती है। इसलिए इसकी जो पछेती खेती करते हैं किसान भाई, उनको भी इससे मंडी भाव काफी शानदार मिल जाते हैं। वैसे मटर की बुआई आप इन 3 महीनों में कभी भी कर लो, मटर के जो मंडी भाव होते हैं वो अच्छे खासे ही मिलते हैं, यानी कि एवरेज जो मंडी भाव होते हैं वो 20-22 रुपए तक आपको आराम से मिल जाते हैं। लेकिन जो सबसे अगेती खेती या सबसे पछेती खेती किसान भाई करते हैं उनको 30, 40, 50, 60 रुपए तक के मंडी भाव भी मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसकी खेती नवंबर माह में करते हैं तो सर्दियों में आपको इसकी थोड़ी देखरेख ज्यादा करनी पड़ेगी। हालांकि कुछ मैं आपको यह भी कहूंगा कि सर्दियों में इसको आपको पाले से बचाना भी पड़ सकता है। वैसे तो मटर जो है सर्दियों की फसल होती है, लेकिन पाले का प्रकोप अधिक होने की वजह से इस फसल में काफी नुकसान देखा जाता है। तो जब पाले वगैरह गिर रहे हो तब आपको लो टनल से इसको कवर भी करना पड़ सकता है अगर नवंबर में आप इसकी खेती कर रहे हैं, क्योंकि नवंबर में लगाया गया मटर पाले की चपेट में पक्का आएगा और पाले गिरेंगे तो मटर की फसल में नुकसान होता है। लेकिन सितंबर में लगाया जो मटर है वो पाले की चपेट में आने से पहले ही आपको काफी उत्पादन दे चुका होता है, काफी प्रॉफिट दे चुका होता है। लेकिन अक्टूबर माह अभी चल रहा है, अक्टूबर में भी अगर आप मटर की बुआई करते हैं तो यह भी आपको काफी जबरदस्त मुनाफा देके जा सकता है, क्योंकि इस समय लगाए गए मटर के भी काफी अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे। यह तो हो गई सही समय की बात। अब बात कर लेते हैं मटर की खेती करने का सही तरीका और कौन से 2 मूल मंत्र हैं जिससे आपको सबसे ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। दोस्तों, मटर की फसल में सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो होता है फफूंद जनित रोगों की वजह से। ये रोग मटर की फसल में सबसे ज्यादा देखा जाता है और एक बार इस रोग का प्रकोप अगर आपकी फसल में हो जाता है तो पूरी तरह से इसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और सबसे ज्यादा प्रभावित आपकी फसल इसकी वजह से होती है। यानी कि जितने बीजों की आप बुआई करते हो उनमें से आधे प्लांट भी आपके खेत में नहीं बचते हैं, आधे से ज्यादा प्लांट आपके खराब हो जाते हैं। यानी कि जड़ से संबंधित बीमारियां सबसे ज्यादा देखी जाती हैं। इसमें आपके कोलर रोट और जड़ गलन जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसमें आपकी मटर की जो जड़ होती है वो पूरी तरह से काली होकर और प्लांट जो है वो पूरी तरह से मुरझा जाता है। इस तरह के संकेत आपको मटर की फसल में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी मटर की फसल में जड़ से संबंधित कोई बीमारी आए और उसके बाद में आप तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करो, उससे कहीं बेहतर है कि प्रिवेंटिव में आप कुछ ऐसा करो जिससे ये बीमारी आपकी फसल में देखने को ना मिले। प्रिवेंटिव में ही आपको कुछ ऐसा करना है जिसके बाद में आप देखेंगे कि आपकी मटर की फसल में
फंगस से रिलेटेड बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। 99% चांस है कि जड़ से संबंधित बीमारियां हैं वो आपको अपनी मटर की फसल में देखने को नहीं मिलेगी, मेरे बताए गए तरीके से अगर आप मटर की खेती के लिए तैयारियां करोगे तो। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप मटर की बुआई कर रहे हो उससे 15 से 20 दिन पहले आपको एक गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई मटर की फसल की बुआई से 15 से 20 दिन पहले करनी है। ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, जल्दबाजी में जल्दी जल्दी जमीन की तैयारियां करते हैं और पलेवा पहले कर देते हैं, और पलेवा पहला करना जरूरी भी होता है। तो पलेवा पहले करते हैं और उसके बाद में उसमें 2-3 कल्टीवेशन, 1-2 दिन के गैप में 2-3 कल्टीवेशन करते हैं, और मिट्टी को मतलब सूखने का मौका ही नहीं मिलता है। गिल्ली मिट्टी में ही जमीन की तैयारियां वगैरह करके और उसके बाद में मटर की बुआई कर देते हैं, और अंकुरण के साथ में ही फंगस का अटैक मटर की फसल में हो जाता है। उसके बाद में इस बीमारी को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो आपको क्या करना है, आपको मटर की बुआई से 15 से 20 दिन पहले एक गहरी जुताई करनी है और खेत को खाली छोड़ देना है। इससे क्या होगा, आपकी खेत में जितनी भी फंगस है, पहले से जितनी भी फंगस जमा है, बारिश के दिनों में काफी ज्यादा बारिश होती रहती है, 3-4 महीने तक लगातार बारिश वगैरह होती रहती है। उस समय पर जुताई वगैरह कोई होती नहीं है, खेत हमारा पड़ा रहता है, जितनी भी फंगस होती है वो जमीन के अंदर पड़ी रहती है। और उसके बाद में आप क्या करते हैं, उसमें सीधा ही मटर की खेती के लिए पलेवा की तैयारी कर देते हैं, यानी कि पलेवा करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो जो फंगस जमीन के अंदर पड़ी है वो और मजबूत हो जाएगी, उसकी संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कमी की बजाय संख्या बढ़ जाएगी उसकी। और अगर वहीं पे अगर आप सूखी मिट्टी में एक डीपली प्लोइंग अगर आप कर देंगे तो धूप की वजह से जितनी भी फंगस है वो पूरी खत्म हो जाएगी। मान लीजिए पूरी खत्म नहीं होती है, तब भी 80-90% भी अगर आपकी फंगस खत्म हो जाती है डीपली प्लाविंग से, तो भी आपको काफी ज्यादा फायदा होता है इससे। उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए आपने गहरी जुताई कर दी और 15 से 20 दिन के लिए आपने अपनी जमीन को खाली छोड़ दिया। उसके बाद अगला स्टेप आपको क्या लेना है, ध्यान से समझ लीजिएगा आप मेरी बात। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से तैयारियां करके अगर आप मटर की बुआई करेंगे तो आप नोट कर लेना, मटर की फसल में फंगस से रिलेटेड बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बावजूद इसके भी आपको मटर की खेती में इस तरह की समस्या आती है तो इसी वीडियो में आके आप कमेंट करके मेरे को बता देना कि इस तरीके से हमने मटर की बुआई की थी और हमें समस्या देखने को मिल रही है। हेटर्स बन के अगर आप आओगे कमेंट करोगे उसका तो कोई इलाज है नहीं, बल्कि अगर सही किसान है और सही तरीके से बताए गए तरीके से खेती कर रहे हैं, सिर्फ खेती से मतलब है, तो आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, उसके बाद में जब आप खेत की तैयारी करो, यानी कि मटर की बुआई जब आप कर रहे हो, उस समय सड़ी हुई गोबर की खाद, यहां पे आप ये चीज और नोट कर लेना, अगर आपके पास अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद है तो डालो, वरना आपको यहां पे कहने में मेरे को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है, फिर भी कहना पड़ रहा है कि भाई सड़ा हुआ गोबर अगर आपके पास नहीं है तो मत डालो, ऐसे ही कर लो आप। उत्पादन पे फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन अगर आप सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं डालोगे, कच्चा गोबर अगर आपने डाल दिया, तो आपको गोबर की खाद डालने से जितना फायदा होगा उससे 10 गुना ज्यादा आपको नुकसान हो जाएगा। कच्चा गोबर भी फंगस को दावत देने में सबसे ज्यादा मायने रखता है, तो आप ये चीज भी सबसे ज्यादा ध्यान रखना, कच्चा गोबर आपको बिल्कुल नहीं डालना है। 4 से 5 ट्राली जितनी भी आपके पास खाद है, 4 से 5 ट्राली अगर नहीं है तो 1 से 2 ट्राली, 2 से 3 ट्राली, जितनी भी सड़ी हुई खाद आपके पास उतनी खाद आप डाल दो, लेकिन कच्चा गोबर बिल्कुल नहीं डालना है और सूखा गोबर भी नहीं डालना है। यानी सूखा एकदम जो सूखी खाद होती है ना, सूख जाती है, वो भी कोई अच्छी खाद नहीं होती है, और जो गीला गोबर होता है यानी कंपोस्ट हुई खाद होती है वही आपको डालनी है। सड़ी हुई खाद होगी तो वो अच्छे से काम करेगी, काम भी ज़्यादा करेगी और फंगस को दावत भी नहीं देगी। वो कच्चा गोबर हमेशा फंगस को दावत देता है, नोट कर लेना इस चीज़ को। तो आपको सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है। उसके बाद में आपको 1 या 2 कल्टीवेशन करने हैं। चलिए आप 1 कल्टीवेशन कर दीजिए, 1 कल्टीवेशन कर दीजिए और अब आप उसमें पलेवा कीजिए, यानी कि सिंचाई कीजिए। अगर आपको मटर की बुआई करनी है उससे 3-4 दिन पहले आपको सिंचाई करनी है। सिंचाई कर दी, गोबर की खाद हमने डाल दी, अब आप सिंचाई करेंगे तो गोबर की खाद जो आपकी ज़मीन में मिक्स कर दी है आपने, एक कल्टीवेशन करके सिंचाई करने के बाद में वो अच्छी तरह से और मिट्टी के अंदर जो है अच्छे से मिक्स हो जाएगी, और कहीं पे अगर को थोड़ी बहुत कंपोस्ट में कमी है तो वो दूर हो जाएगी उससे। 2 से 3 दिन उसको सिंचाई करने के बाद में पड़ा रहने दें, करीब 1 से 2 इंच उसको मिट्टी को ऊपर से सूख जाने दीजिए। जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, आज सिंचाई की आज ही कल्टीवेशन कर दिया, या अगले ही दिन कल्टीवेशन कर दिया और अगले ही दिन उस मटर की बुआई कर दी। इससे भी फंगस का रोग आ सकता है आपकी मटर की फसल में। तो आज आपने सिंचाई की, 2 से 3 दिन आपको पड़े रहना है।
अब जो टेम्परेचर चल रहा है ना, मतलब आज 10 अक्टूबर है, आज का क्लाइमेट कंडीशन देखें तो इस समय के टेम्परेचर में आप उसको 2 से 3 दिन आप पड़ा रहने दें। और अगर नवंबर में कर रहे हैं तो 4 से 5 दिन खेत को पड़ा रहने दें। क्लाइमेट कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि धूप कितनी क्या निकल रही है। तो फिलहाल आप कर रहे हैं तो 2 से 3 दिन जो है अपने खेत को पड़ा रहने दें। उसके बाद में आप जो है रासायनिक खाद उर्वरक जो है वो डालें उसी खेत में सिंचाई करने के बाद में। रासायनिक खाद उर्वरकों में आपको क्या क्या लेना है, 40 से 50 केजी तो आप डीएपी ले लीजिए और 20 से 25 केजी आप म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लीजिए। यूरिया खाद आप चाहें तो 10 से 15 केजी आप ले सकते हैं, वरना मटर की फसल में यूरिया खाद पहले आपको बेसल डोज में लेने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आप लेना है वो पूरी तरह से खुल जाएगी, मिट्टी आपकी एकदम भुरभुरी हो जाएगी, कहीं भी मतलब मिट्टी जो है वो ज़्यादा गिल्ली नहीं रहेगी। ऊपर से मिट्टी सूख जानी चाहिए। आपने जो सिंचाई की है तो वो पूरी जो नमी होगी वो नीचे चली जाएगी, आपके जर्मिनेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। काफ़ी जो नए किसान वो ये सोचते रहते हैं कि फिर मिट्टी सूख जाएगी, जर्मिनेशन में दिक्कत आएगी। कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिट्टी जो जहाँ पे बीज आपका गिरेगा, जहाँ पे आपकी बीज की बुआई होनी है, वहाँ पर काफ़ी नमी है, पर्याप्त नमी है। 3 दिन की बजाय अगर आप मटर की खेती के लिए 4 दिन भी सुखा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। पलेवा को आपको एकदम सुखाना है। उसके बाद में आपको बेसल डोज डाल के उसके बाद में 2 कल्टीवेशन आप कर दीजिए आड़े तिरछे, एक हेरो से कर दीजिए और एक आप कल्टीवेटर से कर दीजिए। रोटावेटर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रोटावेटर की कोई ज़्यादा गहराई वगैरह होती नहीं है और इससे मिट्टी जो है ज़मीन समतल जरूर होती है, मिट्टी भुरभुरी भी हो जाती है। लेकिन आप हेरो या कल्टीवेटर से करेंगे तो पहली जुताई तो बेसल डोज डालने के बाद में आप कल्टीवेटर से कर दीजिए और दूसरी जुताई जो है दूसरी दिशा में आप जो है उससे हेरो से कर दीजिए और उसके बाद में 1 दिन उसको और पड़ा रहने दें। पूरे दिन धूप लगनी चाहिए। जैसे आज आपने शाम को हेरो निकाला है तो अगले दिन पूरे दिन वो पड़ा रहने दें और अगले दिन उसके अगले दिन आप उसमें पाटा लगवाएं। पाटा लगवाते समय सुनिश्चित रखें कि आपकी जमीन ऊपर से फिर से 1 इंच तक सूखी हो, 1 या 2 इंच तक। मिट्टी जब आप पाटा लगा रहे हैं तो उसके ऊपर जो है मिट्टी गीली होगी, फिर पपड़ी बनेगी, मिट्टी की पपड़ी जम जाएगी और जब आप मटर की बुआई करेंगे तो फिर से उसमें फंगस की दिक्कत आएगी। तो ये चीजें आपको मतलब मिट्टी में ज्यादा नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए जब आप मटर की बुआई कर रहे हैं। एकदम भुरभुरी मिट्टी आपको तैयार करनी है। पाटा लगाते समय भी इस तरह की आपकी मिट्टी होनी चाहिए। तो आज अगले दिन आप पाटा लगवाएं और शाम के समय पाटा लगवा के उसके अगले दिन आप बुआई का कार्य शुरू करवा सकते हैं। इस समय आप मटर की बुआई करवा रहे हैं तो मटर आप जो है देसी हल से बुआई करवा सकते हैं या सीड ड्रिल ट्रैक्टर से भी मटर की बुआई आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मटर की बीज को आपको वहां पर डालना है जहां पर उसको अच्छे से नमी मिल जाए। तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 इंच तक सूखा होगा आपका खेत, इससे नीचे आपका मटर चला जाएगा, आराम से उसका अंकुरण होगा। सूखी मिट्टी में जितना आपका गिल्ली मिट्टी में अंकुरण होता है उससे कहीं ज्यादा बेस्ट अंकुरण होगा और एकदम स्वस्थ प्लांट निकलेगा। गिल्ली मिट्टी में किसान जो नए किसान है वो क्या करते हैं, गिल्ली मिट्टी में जो है बुआई करते हैं, उससे क्या होता है जर्मिनेशन थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, 1 या 2 दिन थोड़ा जल्दी हो जाता है, जल्दी से प्लांट बाहर आ जाता है। किसान देखकर उसको खुश हो जाता है कि देख कितना जल्दी जो है उसका जर्मिनेशन हुआ है, प्लांट भी काफी अच्छा निकला है। लेकिन वो प्लांट 2-3 दिन में उसका कलर ही चेंज हो जाता है। मतलब उसको इतना अच्छा आप नहीं कह सकते जितना अच्छा आप सूखी मिट्टी में या भुरभुरी मिट्टी में उसकी बुआई करोगे। उसके बाद जो प्लांट निकलेगा वो देखना, मतलब प्लांट को निकलने में भी काफी आसानी होती है। मिट्टी ऊपर अगर खुली होगी तो प्लांट भी एकदम आसानी से निकलेगा, वहीं पर गिल्ली मिट्टी में अगर प्लांट निकलेगा तो काफी मशक्कत करके प्लांट को बाहर निकलना पड़ेगा। तो भाई प्लांट का आधे से ज्यादा दम तो जो है जमीन से बाहर निकलने में ही चला जाएगा। तो आप जो है मिट्टी को एकदम भुरभुरा खेत को तैयार करके उसके बाद में मटर की बुआई करेंगे तो प्लांट और फसल आपकी काफी हेल्दी और स्वस्थ रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप मटर की बुआई करोगे तो मटर की फसल में जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक आपकी फसल में फंगस का अटैक नहीं होगा, जब तक आप नहीं चाहोगे। इसका मतलब यह है कि जब तक आप अपनी फसल में पहली सिंचाई नहीं करोगे तब तक आपकी फसल में फंगस का अटैक नहीं होगा। मतलब आपको अपनी पहली सिंचाई में विशेष तौर से ध्यान रखना है। आप ये गांठ बांध के रखना कि जब आप जैसे ही पहली सिंचाई करोगे तो आपकी मटर की फसल में थोड़ा बहुत या कहीं ज़्यादा भी हो सकता है फंगस का अटैक होना ही होना है, मतलब तय है। चना और मटर एक ऐसी फसल है जैसे ही इनमें पहली सिंचाई होती है तो फंगस का अटैक होता है, चाहे कम मात्रा में हो जाए या ज़्यादा मात्रा में हो जाए। तो पहली सिंचाई आपको तब तक डिले करनी है जब तक प्लांट मुरझाने की कगार पे ना आ जाए, तब तक आपको मटर में पहली सिंचाई नहीं करनी है। जितना हो सके उतना डिले आपको करना है। जितना आप ज़्यादा डिले करेंगे उतना ही मटर की फसल के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।
उत्पादन भी काफ़ी अच्छा मिलेगा इससे, यानी कि फल फूल जब आएंगे मटर में वो काफ़ी अच्छी संख्या में देखने को मिलेंगे। पहली ही हार्वेस्टिंग आपकी काफ़ी शानदार होगी और पहली हार्वेस्टिंग तक एक भी प्लांट आपका खराब नहीं होगा। इसमें क्या करते हैं कुछ किसान भाई, क्या करते हैं मतलब कि मटर की जो फसल होती है वो 15-20 दिन की अवस्था में होती है, उसी समय पर उसमें सिंचाई कर देते हैं और जैसे ही सिंचाई करते हैं, यानी कि पहले वाली नमी ठीक से गई भी नहीं है खेत से और उसमें दोबारा से मटर में सिंचाई कर दी। मटर में इतनी ज़्यादा सिंचाई की वैसे भी जरूरत नहीं होती है, तो जैसे ही सिंचाई करते हैं तो उसमें फंगस का अटैक फिर से हो जाता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि सिंचाई के साथ ही फंगस का जन्म होता है, ये आप मान के चलिए। चने और मटर की फसल में दोनों में सेम है, सेम तरीके। अगर आप चने की खेती कर रहे हैं तो सेम फॉर्मूला आपको चने की खेती में ही आजमाना है। जब तक जितना समय आप निकाल सको उतना समय पहली सिंचाई में आपको निकालना है और जितना ज़्यादा समय आप निकालेंगे उतना ही फंगस का अटैक आपकी फसल में कम होगा। जितने धूप वगैरह लगेंगे, जितनी ज़मीन ऊपर से सूखी रहेगी, प्लांट आपके हरे भरे खड़े रहेंगे और फंगस जितनी भी आपकी ज़मीन में है वो कम होती रहेगी, ज़्यादा नहीं होगी जब तक सिंचाई करोगे। और जैसे ही आपको लगे कि भाई अब जो है प्लांट से जो है प्यास सहन नहीं हो रही है, हमें अब इसकी सिंचाई करनी पड़ेगी, तब आपको पहली सिंचाई करनी है। पहली सिंचाई करें और उसके बाद में रेगुलर एक टाइम बना लीजिए, एक शेड्यूल बना लीजिए, उस शेड्यूल के हिसाब से मटर में सिंचाई करते रहें। चना और मटर एक ऐसी फसल है जो सिर्फ आपकी सिंचाई के शेड्यूल पर डिपेंड करती हैं। ये दोनों फसलें ऐसी होती है, मतलब किसानी जो है ना, खेती किसानी, ये दो फसलों में लागू होती है। सबसे ज़्यादा पानी देने का जो तरीका होता है ना, सिंचाई करने का जो तरीका होता है, जो समय होता है, इन दो फसलों में सबसे ज़्यादा मायने रखता है। यानी पानी देने का जो तरीका होता है ना, सिंचाई करने का जो तरीका होता है, वो इन दो फसलों में सबसे ज़्यादा लागू होता है। बाकी फसलों में इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। बाकी जो आपकी अन्य फसलें होती हैं उनमें आप कभी भी सिंचाई करो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आज सिंचाई कर दी, 5 दिन में कर रहे हो, 6 दिन से कर रहे हो, कोई मायने नहीं रखता। पहली सिंचाई आप जैसे गेहूं है, सरसों है, उनमें पहली सिंचाई आप कभी भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यानी जल्दी कर दो, बाद में कर दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन चना और मटर एक ऐसी फसल है जिनमें आपको सिंचाई से संबंधित काफ़ी ज़्यादा सावधानियां रखनी पड़ती हैं। तो उसके बाद में आप मटर की फसल में एक शेड्यूल बना लीजिए सिंचाई का और शेड्यूल के हिसाब से समय समय पर ज़रूरत होने पर सिंचाई करते रहें। मटर की फसल आपको काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा देकर जाएगी अगर बताए गए तरीके से आप मटर की खेती करेंगे। उसके बाद में बात करें अगर मटर की अच्छी वैरायटियों की, तो आप मटर की GS10 जो वैरायटी है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। एडवांटा कंपनी की GS10 वैरायटी काफ़ी अच्छी और पॉपुलर वैरायटी है, आपको अपने एरिया में आसानी से मिल जाएगी और इस वैरायटी को लगाकर आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।